चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के जुड़ गए। आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, चित्ररंजन गगन वरिष्ठ नेता आरजेडी के, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के। मुझे लगता है आलोक शर्मा जी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वे सुधांशु जी आए नहीं है, तब तक आप ही के साथ पहले सवाल की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि ये जो आदर्श तस्वीर है ना उसकी बात सब करते हैं, लेकिन जब बात आती है टिकट बंटवारे की सब अपने अपने हिसाब से समीकरण बिठाते हैं, एक नंबर दर्शकों के सामने रखते हैं। आप खुद तय कीजिए कि क्या इस समीकरण में आपको कुछ दिखता है, ये किसने किसको कितने टिकट दिए हैं, इसी से समझ में आ जाता है सब अपने वोट बैंक को कैसे देख रहे हैं। तो सबसे पहले सवर्णों की बात करें तो एनडीए ने दिए हैं 84 सवर्ण उम्मीदवार और उधर से घोषित किया है 41 सवर्ण उम्मीदवारों को महागठबंधन ने। अब दूसरे पर आइए, यादव। एनडीए देता है 19 और महागठबंधन देता है 69। अन्य ओबीसी को 54 एनडीए की तरफ से, 39 महागठबंधन की तरफ से। ईबीसी को लेकर लगभग बराबरी है क्योंकि दोनों तरफ उम्मीदें टिकी हुई हैं, इधर 40 एनडीए ने दिया है, महागठबंधन ने 42। अब आ जाइए आप दलित में 38 दिया है एनडीए ने और 41 दिया है महागठबंधन ने। फिर आ जाइए मुस्लिम, 5। जेडीयू ने पिछली बार 11 टिकट दिया था मुस्लिम कैंडिडेट्स को, जीते नहीं बहुत, इस बार उन्होंने सिर्फ 4 दिया है और एक चिराग पासवान ने, मिला के हो गया 5 और बीजेपी तो देती नहीं। इधर 29 आपने दिया है। क्या ये बताता नहीं है कि सब अपने अपने वोट बैंक को साधने के हिसाब से ही टिकट देते हैं? और हम इसके बाद ब्रेकअप भी दिखाएंगे, तमाम आपका भी दिखाएंगे, पहले इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, सबसे पहले तो छठ पर्व की पूरे आज तक के दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को, आपको भी सभी को बहुत बहुत बधाई। दूसरा जो आज विषय आपने लिया है जाति का, जाति हो धर्म हो, ये समाज की कहीं ना कहीं सच्चाई को परिदृश्यित तो करती ही हैं, इसमें ना आप डिनाई कर सकती हैं ना मैं कर सकता हूँ। लेकिन साथ के साथ दो चीज़ें और भी हैं, मुद्दे इम्पॉर्टेंट हैं, और तीसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है कि जीत की उम्मीद किसकी है, जिताऊ कैंडिडेट कौन है। तो उसके अंदर स्वाभाविक है कि जाति एक फैक्टर बनकर आता है, और केवल बिहार की बात नहीं है, आप किसी भी राज्य में चले जाइए। मैंने तो राजस्थान को भी बहुत नज़दीक से देखा, उत्तर प्रदेश को भी देखा। जितना जातिवाद बिहार में हम चर्चा करते हैं उससे कई जगह और भी ज़्यादा मैंने देखा है जिसकी चर्चा नहीं होती है। और संविधान जब हमारे रिजर्वेशन को भी जाति के आधार पर ही लेकर बना हुआ है पूरी तरह से, और जाति हो चाहे वो सामाजिक स्थिति हो उसको लेकर, लेकिन उसमें जाति प्रमुख है। जाति ही एक ऐसा शब्द है, ऐसी आपकी पहचान है जिसको आप जन्म के साथ जुड़ जाती है, वो बदल नहीं सकते हैं। धर्म तो आप फिर भी बदल सकते हैं, तमाम लोग धर्म बदलते हैं, लेकिन जाति आप संविधान के आधार पर बदल भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जाति इंपॉर्टेंट होती है, और जातियां भी कहीं ना कहीं परंपरागत वोट बैंक के आधार पर जुड़ गई हैं पार्टियों के साथ, और उसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं पिछड़े जो लोग थे, दलित समाज था, शुरू से ही हमारे साथ रहा, चाहे वो 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रभाव रहा हो, बाकी चीजें रही हों। ओबीसी वर्ग एक कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ज्यादा जुड़ता हुआ नजर आया था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं दूर होता चला जा रहा है। स्वाभाविक है, जाति एक कहीं ना कहीं फैक्टर रहता है, और यही कारण है कि बीजेपी के लोग मोदी जी की जाति के, वो तेली समाज से आते हैं या घांची से आते हैं, मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ओबीसी हैं, प्रधानमंत्री और ट्राइबल हमने बना दिया, प्रेसिडेंट एससी बना दिया, मंत्रियों के तो दिल्ली में होर्डिंग लगा देते हैं। ये बीजेपी सबसे ज्यादा जाति और धर्म का कार्ड खेलती है। यूपी में चुनाव होता है तो 7-7 चेहरे रख देते हैं, उसमें एक ओबीसी होगा, एक ब्राह्मण होगा, एक दलित होगा। वोटर को भी कंफ्यूज करने का काम अगर कोई करता है तो वो बीजेपी करती है। चलिए सुधांशु जी, आप यहीं से पूरे सवाल को और पूरे जवाब को पकड़ के आगे बढ़िए। हमने पूरा एक यहाँ पर कार्ड बना दिया है, कौन कितने टिकट दे रहा है, किसको दे रहा है, और आपका साइड इफेक्ट तो अब जेडीयू पर भी आ गया है। पिछली बार 11 दिया था, इस बार उन्होंने भी 4 ही मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं, लेकिन इससे पूरा पता चलता है, क्योंकि जब आप फर्क देखते हैं सवर्णों में एकदम डबल का फर्क दिखता है, जब आप यादव देखते हैं तो लगभग 3 गुना का फर्क दिखता है। आपने 19 दिए हैं, उन्होंने 70 दिए हैं। अन्य ओबीसी में आप बहुत आगे हैं, 54 के आसपास आपने उम्मीदवार दिए हैं और उन्होंने 39 दिए हैं। ईबीसी और दलित दोनों में ही लगभग बराबर दिख रहा है, लेकिन फिर जब मुस्लिम कैंडिडेट आता है, बीजेपी 0, चिराग पासवान 1, जेडीयू 4 और उनका 29। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा
अल्पसंख्यकों की बात करते थे तो उनसे पूछिए कि वो तो 20 की बात करते थे तो 243 में 50 होने चाहिए थे मुस्लिम, और जिस समुदाय की वो MY संगठन की बात करते हैं उसमें 14% के हिसाब से 35-36 होने चाहिए थे। तो इसलिए जो लोग आरोप लगाते हैं वो स्वयं ही उसका पालन नहीं करते। मगर जो जाति का प्रश्न है अंजना जी, मैं सारे दर्शकों से कहूंगा इसको गंभीरता से विचार करिए। उत्तर से दक्षिण तक एक पैटर्न है कि हर राज्य में, मतलब आप हरियाणा से शुरू करिए और तमिलनाडु तक चले जाइए, तो हर राज्य में क्या होगा कि पहले एक कोई जाति जिसका 10-12-15% वोट हो, 15-20% वोट हो, पहले उसकी कास्ट पॉलिटिक्स करो और एक्सट्रीम कास्टिज्म की बात करके वो वोट कंसोलिडेट करो। उसके बाद हर राज्य में भारत के मिनिमम 10% से लेके और 28-30% तक मुस्लिम है। फिर अचानक एक्सट्रीम कम्युनल पॉलिटिक्स करने का प्रयास करो और उसके बाद वो वोट मिलाकर एक करने का प्रयास करो और दोनों को एक करने के बाद अपने परिवार के हाथ में सारी सत्ता कंसंट्रेट कर लो। उत्तर प्रदेश और बिहार इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। जब लालू प्रसाद यादव जी आए थे तो वो गरीब गुरबा के नेता थे और मुलायम सिंह जी आए थे तो वो मजदूर और किसान के नेता थे, और उसके बाद वो इसी पॉलिटिक्स के चलते हुए वह जाति का फैक्टर को प्रयोग किया जाता। मगर मैं बताना चाहता हूं, भारत में राजनीति करने के दो तरीके हैं। एक है शॉर्टकट, जो मैंने अभी बताया, एक जात को पकड़ो, जात की बात करो, फिर संप्रदाय की बात करो, यानी साफ शब्दों में कहें कि मुस्लिम के जो कट्टरपंथी तबके हैं उनके अपीजमेंट की बात करो। जैसे अगर कोई ये कहेगा कि वक्फ बोर्ड के एक्ट को कूड़ेदान में डाल दो, उसका भी समर्थन कर दो। इमारतें शरिया के प्रोग्राम में कहा जाएगा शरिया संविधान से ऊपर है, उसको भी मौन समर्थन दे दो, उसके अगेंस्ट में कुछ मत बोलो, ताकि वो आपका एक साथ हो जाए। और दूसरा तरीका है लंबी मेहनत करने का तरीका, जो भाजपा ने अपनाया। हमने जातियों की राजनीति न करके, जिसे कहते ईंट ईंट जोड़कर आज भारत की एकता की वह इमारत बनाई है कि जिसको देखकर ये लोग सिर्फ चकित, ईर्ष्या से भरे हुए और उसे तोड़ने में लगे हैं। चूंकि याद करिए, आज प्रशांत किशोर जी जो कि बिहार के चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं, ये ममता बनर्जी जी के स्ट्रेटजिस्ट थे और 2021 में क्या बोले थे कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। 30% क्या था? हमने 30% की चिंता नहीं की, एक जाति की चिंता नहीं की। और आज सारे भारतीय समाज का सर्वाधिक, मैं कहूंगा, सामंजस्यपूर्ण प्रतिनिधित्व अगर किसी एक पार्टी में मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हमने बिहार में 3 डिप्टी सीएम बनाए। पहले सुशील मोदी जी, तारकेश्वर जी, रेणुका जी, और चौथे डिप्टी सीएम हमारे सम्राट चौधरी जी, चारों अलग अलग समुदाय से। इन्होंने अपनी जाति में भी किसी को परिवार के बाहर नहीं दिया। इससे साफ समझ में आता है, जो पिछड़ों की बात करते हैं वो पिछड़ा वर्ग तो छोड़िए, एक ही परिवार, लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी जी हैं, तो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी जी हैं। वहां अब्दुल बारी सिद्दीकी अन्य किसी जाति का कोई उल्लेख नहीं है। तो मूलभूत अंतर है हमारी सोच और विपक्ष की सोच में। हम जातियों के मध्य सम्मान, स्थान और समाधान ढूंढते हैं। ये जातियों के बीच घमासान और टुकड़े में बांटकर अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चितरंजन गगन जी को दिखाइए, जो कि वरिष्ठ नेता है आरजेडी के। आपके पास जाते हुए, लेकिन उससे पहले एनडीए के उम्मीदवार जब हम देख रहे हैं, हमने आबादी के हिसाब से भी लिख दिया है। ये जो 21 आप देख रहे हैं राजपूत, ये लगभग 4.25% इनकी आबादी है बिहार में। जेडीयू ने दिए हैं 10, 5 एलजेपीआर ने। ये देखिए, वैसे ही अगर आप देखेंगे जो अगला है उसको थोड़ा स्टे देना होगा आपको, वरना दर्शक देख नहीं पाएंगे। वापस जाइए। ये ब्राह्मण लगभग 4.25% भी 3.66% है। 11-2-1 ये एनडीए का है पूरा। उसके बाद भूमिहार देखिए, जिसमें 16 भूमिहारों को दिया गया है बीजेपी, फिर 9 उधर। और जो यादव है लगभग 14.25%, वो भी आपको डेटा। और ऐसे ही आपको इसके बाद महागठबंधन का भी पूरा डेटा देगा, आप ये देखते रहिए। लेकिन जो पहले नंबर का ग्राफिक्स है वो दिखाते हुए कहिए, अभी उन्होंने प्रशांत किशोर को चितरंजन जी कोट किया था कि 30% से शुरू होते हैं, और कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आप तो बिहार में 34% से शुरू होते हैं, क्योंकि यादव लगभग 14% है और 18% मुस्लिम है। यही वजह है क्या कि 14% वालों को आपने इतना सारा टिकट इस बार जो यादव समुदाय को है, आप खुद ही देखिए कितने टिकट्स आपने दिए हैं। क्या ये एक बड़ा और कड़ा संदेश नहीं है, जिसमें 69, ये देखिए आपके सामने है, 19 उन्होंने दिया है, आपने 69 टिकट दिए हैं, 69। अंजना जी, जाति एक सच्चाई है, शर्मा जी ने पहले आपको कहा। अब सुधांशु जी जो बार बार एक बात बोल रहे थे, बड़ी हंसी आती है, इतने विद्वान आदमी हैं, बताइए। और
डिबेट में कर रहे हैं परिवारवाद परिवारवाद। सबसे ज्यादा परिवारवाद के पोषक तो ये हैं। इनके पार्टी में एक लंबी फेयरिस्ट है, लेकिन उसको भी छोड़ दीजिए। इनके जो गठबंधन के साथी हैं, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, ससुर जो है सो पुतों को टिकट दे रहा है, ससुर जो है सो समधन को टिकट दे रहा है, उसमें जो है सो बहनोई को टिकट दिया जा रहा है तो साला को टिकट दिया जा रहा है, उपेंद्र जी हैं तो पत्नी को टिकट दे रहे हैं। अब सुधांशु जी अगर परिवारवाद की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में परिवारवाद कुछ होता ही नहीं। किसी को कोई आप टिकट दीजिएगा, लेकिन अंततः उसको जनता के बीच में जाना होता है, जनता उसको चुनती है और जनता तय करती है कि हाँ साहब यह मेरा नेतृत्व करेगा या मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए बार बार परिवारवाद की जो लोग एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं तो बड़ी हमको हंसी आती है। उसमें भी सुधांशु जैसे विद्वान आदमी अगर ऐसा बात कहता है तो और ज्यादा हमको अफसोस होता है कि मैंने कुछ उसमें हम कमेंट नहीं करेंगे। अब रहा बात जाति का, तो आप देख लीजिए एनडीए गठबंधन में और महागठबंधन में आप देख लीजिए, यह स्वाभाविक है कि वोट हम जब टिकट देते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता रहती है कि कैंडिडेट जीतने वाला होना चाहिए, जीता उम्मीदवार होना चाहिए। उसके बाद हम यह प्रयास करते हैं कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। तो आप देख लीजिए एनडीए का टिकट देख लीजिए और जो है सो महागठबंधन का आप देख लीजिए। महागठबंधन में आपने एक यादव पर सवाल उठाया, लेकिन एनडीए में आप देख लीजिए जो अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि सबको लेकर चलते हैं, तो जो है सो जिसकी आबादी 18% मानी जाती है अल्पसंख्यक वर्ग के, उसको कितना टिकट दिए हैं? मात्र 5। यादव पर इनका ध्यान जा रहा है तो यादव सुधांशु जी की पार्टी तो एकदम ही नहीं दी है, वो तो अभिषेक झा जी की पार्टी है जो 4 दे दी है। हाँ। अब जहां आप सीधे तौर पर एक बहुत बड़े वर्ग को आप माइनस करके चल रहे हैं, जिसको आप घुसपैठिया मान रहे हैं, जिसको आप देश का नागरिक भी नहीं मान रहे हैं, जिसके रंग पर कपड़ा पर आप भेद कर रहे हैं, जिसको आप पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। अब एक चीज और मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, पूरा करिए, जल्दी पूरा करिए। पिछले बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आए थे चुनाव कैंपेन में, हम समझते हैं कि शायद अब तक के देश के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री होंगे जो मंच से उन्होंने कहा कि मैं अमुक जाति का हूं, जो बिहार में तेली कहा जाता है, मैं अति पिछड़ी जाति का हूं। किसी ने अरे आप कहने की जरूरत है, मैं ब्राह्मण हूं। चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। मेरा तो कोई सरनेम नहीं है, मिश्रा नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन हाँ। जानता है कि ब्राह्मण तो सच्चा। देखिए बताते बताते आप बता ही दिए आप भी कौन जाता है। सब लोग जानता है, सब लोग जानता है, कुछ छुपी बात थोड़े है। अरे तो आपको वहां बिहार में ना आपके आसपास जानता होगा, पूरे देश को बताने की क्या जरूरत है? यही तो है, जेपी भी कहते थे तो अपना टाइटल हटा लिया, नहीं बताया। टाइटल हटाकर बीजेपी बिहार के अनेकों नेता हुए जिन्होंने जाति के खिलाफ संदेश दिया, लेकिन आज तक ये वहां से मिटा नहीं है। सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब, फिर मुझे अन्य लोगों के पास जाना है। बस सिंपल सा छोटा जवाब। एक भी टिकट मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों नहीं? ये होता है इस पर सवाल तो पूछा जाए आपसे, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं? जवाब नहीं, मैं बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं दोनों बातों का। परिवारवाद ये होता है कि राम कृपाल यादव पुराने ट्रस्टेड थे लालू जी के, जैसे ही बेटी के टिकट की बात आई खाट साफ, ये होता है अंतर। अब्दुल बारी सिद्दीकी को विधान परिषद में नहीं बनाया, उनको बना दिया। अब आता हूं टिकट की बात। बिल्कुल हम टिकट देते हैं दोनों आधार पे, पार्टी के साथ लंबे जुड़ाव और इसके बाद चुनाव जीतने की व्यवस्था के आधार पे। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हम देते हैं, और हमने तो वो मुस्लिम दिया है। मैं चैलेंज करके बोलता हूं, आज आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के गवर्नर हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं सेकुलर दलों का कोई मुस्लिम आकर अरबी फारसी से लेके इस्लामी धर्मशास्त्रों से लेके इस्लाम के किसी अकीदे पे हैसियत नहीं है कि 4 शब्द बोल के दिखा दे, ऐसा आलिम फाजिल मुस्लिम हम आके स्थापित करते हैं। और आपको कौन से मिलते हैं? शहाबुद्दीन टाइप के मिलते हैं, तो यूपी में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद टाइप के मिलते हैं, हमें मिलते हैं तो कलाम साहब मिलते हैं, और
हमारे जो बिहार के गवर्नर आरिफ साहब जैसे मिलते हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक पॉइंट और बोल दूं अंजना जी, अभी आलोक शर्मा जी ने एक बात कही कि जाति भारतीय समाज की व्यवस्था है और वो जन्म से तय होती है। मैं दर्शकों से कहता हूं, कुछ हजार साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो तय होगा कि जिस प्राचीन काल की जाति व्यवस्था को आप कहते थे वो ज्यादा जड़ थी या आज की व्यवस्था ज्यादा जड़ है। आज हमने उस जमाने में तो कोई व्यक्ति यदि श्रेष्ठ कार्य करता था तो महर्षि वाल्मीकि हो गए, महर्षि वेदव्यास हो गए, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुए हों। मगर आज दो सब्जेक्टों में विदेश से डिग्री लेने के बाद, बाबा साहब अंबेडकर अनेक किताबों को लिखने के बाद, उनके व्यक्तिगत जो पुस्तकालय में माना जाता 30 से 35 हजार पुस्तकें थी, उद्भव वो दलित ही कहलाए। और स्कॉच पीने के बाद, फिलेट मेगन जैसी बीफ खाने के बाद, मंदिर का पुरजोर विरोध करने के बाद, अभी जो आपने बोला था ना अंजना जी, अपनी जाति का नाम पहली बार किसने लगाया भारत के इतिहास में? प्रधानमंत्री ने, पंडित नेहरू। मतलब आप शराब भी पिएंगे, बीफ भी खाएंगे, मंदिर का विरोध करेंगे, मगर पंडित कहलाएंगे। आलोक जी को दिखाइए, आलोक जी को दिखाइए। अंडर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया से डिग्री लेकर और इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी दलित ही कहलाएंगे। यह आज की व्यवस्था है। तो यह विचार किया जाएगा इतिहास में कि जिसका आप दोष देते तथा कथित व्यवस्था वो फ्लेक्सिबल ज्यादा थी, और जो आज आपने जाति के तमगे लगा रखे हैं वो ज्यादा है। ठीक है।